हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभिनंदन है आप सभी लोगों का। हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा मध्य का विशाल मैदान के नाम से जिसको जाना जाता है, या गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान के नाम से जिसको जाना जाता है, उस मैदान के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को देखें अंत तक, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स को, कुछ मैप को इसके अंदर डाला है जिससे कि आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाए, आपको कोई चीज़ याद ना करनी पड़े, आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। क्योंकि दोस्तों रटी रटाई चीज़ें कुछ समय के लिए माइंड में स्थिर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ पिक्चर के माध्यम से सीखी है तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो आपको लंबे समय के लिए साथ देगी और आपको उम्र भर के लिए याद रहने वाली। चलिए दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं हम भारत का भूगोल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारत के भूगोल में हम किसकी बात करें? भारत के भूगोल की बात करने वाले हैं। और भारत के भूगोल में आज हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान की। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर के विशाल मैदान की बात करेंगे। और उत्तर के विशाल के मैदान में भाबर का प्रदेश, तराई का प्रदेश, जलोढ़ का प्रदेश, कौप का प्रदेश, नदी डेल्टा के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, बशर्ते कि आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए वे बढ़ते हैं, आज की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों थोड़ी सी एक जानकारी आप सभी लोगों को लेकर दे दें। आप चाहते हैं कि अतुल सर हमें आप स्टडी मटेरियल दे दीजिएगा, सर हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, हमें जो बुक आती है वो अच्छी नहीं लगती, तो दोस्तों मेरी एक मार्केट में बुक आने वाली है जल्दी ही, जिस पर काम चल रहा है। ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अभी अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस लिए कॉन्टैक्ट आपको करना है? आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड पीडीएफ में अभी आपको मिल जाएगा, नोट्स एंड पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेंगे, और आपको इन पर आधारित मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल हमको मिले तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर 8449889709 यानी 8449889709 से संपर्क कर सकते हैं। ओनली ऑन व्हाट्सअप पर आप मैसेज करें किस तरह में स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, और जानेंगे कि आज के इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से हमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक हमारे होंगे, बिग ब्रीफ थोड़ी आपको बता दूं। हम इसमें बात करेंगे भाबर के प्रदेश के बारे में, हम इसमें बात करेंगे तराई के प्रदेश के बारे में, हम इसमें बात करेंगे कौप का प्रदेश, बांगर का प्रदेश, खादर का प्रदेश, रेप, भूड़ और डेल्टा। बिल्कुल दोस्तों, ये सारी सीरीज इसमें पढ़ाई जाने वाली हैं। आज की इस क्लास में बहुत ही शानदार क्लास आप सभी लोगों के लिए होगी। दोस्तों एक बार पुनः गुजारिश आपसे करता हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और वीडियो को देखने के बाद अगर लगे आपको चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं बारी बारी से, रुक करते हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भाबर का प्रदेश, उससे पहले जानेंगे कि एक्चुअल में ये उत्तर का विशाल मैदान है क्या। व्हाट इज द नॉर्थर्न प्लान ऑफ इंडिया, ये हम जानेंगे। नॉर्थर्न प्लान क्या है इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी अर्जित करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे बेहतर ये है बात आपके लिए, आई एम प्रोवाइडिंग दिस कंटेंट इन बाइलिंगुअल फॉर्म। मैं आपको दोनों भाषाओं में ये फॉर्म आपको ये कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, आपको किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहले हिंदी वालों के लिए बात कर लेते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जो हिमालय पर्वत में ऑलरेडी करा चुका हूं, हिमालय पर्वत के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी जो मैंने आपको बताई थी, जो सबसे दक्षिण में थी, उसके दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर की जो पट्टी है, 8 से 10 किलोमीटर की जो पट्टी है वो भाबर का क्षेत्र कहलाएगी, ठीक है। 16 से 30 किलोमीटर के बीच की पट्टी है वो आपका कहलाएगी तराई का क्षेत्र। तो ये धीरे धीरे ये आपका हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें खादर वगैरह सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों हिमालय के दक्षिण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो बहती हैं, हिमालय के दक्षिण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो बहती हैं, उसके द्वारा निक्षेपण के द्वारा जिस मैदान का निर्माण हुआ उसी को कहा गया उत्तर का विशाल मैदान, या कह सकते हैं मध्य के विशाल के मैदान के नाम से उसको जाना जाता है। इसको सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। तो हमने सबसे पहले जाना कि ये उत्तर का विशाल मैदान एक्चुअल में है क्या। चलिए दोस्तों बारी बारी से इसके अंदर पाए जाने वाले कुछ
जो पट्टियां हैं, कुछ मैदान है, उनको बात कर लेते हैं जिन भूमि का अलग अलग दिशा में पाई जाती है, जो भूमि अलग अलग तरह की जो पाई जाती है उनकी बात कर लेते हैं। उससे पहले मैंने आपको करा दिया है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान आपको मैं करा चुका हूं, ठीक है। ये आपका भैया प्राचीन भारत का पठार में आपको करा चुका हूं, ये दोनों में करा चुका हूं। उससे तीसरे नंबर पे आपको लेकर आया आपके सामने आपका उत्तर का विशाल मैदान, और इसको पढ़ाएंगे तरीके से। चलिए भी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी बात हमें जाननी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पहली बार शायद आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई पढ़ा रहा होगा जो आपको विद डायग्राम और विद पिक्चर के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से बता रहा होगा। देखिए, जब हम देखते हैं कि ये समतल मैदान जो उत्तर का विशाल के मैदान का जो निर्माण हुआ है, उसकी प्रक्रिया क्या रही है, द प्रोसेस ऑफ नॉर्थर्न प्लान ऑफ इंडिया, तो इसका जो कैसे प्रोडक्शन इसका कैसे हुआ, इसकी क्रिएटिविटी कैसे हुई, ये बात हमें जाननी बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जो नदियां निकलती हैं वो कहां से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं। सबसे पहले जो नदियां निकलती हैं वो पर्वत से निकलती हैं, और पर्वत से जैसे ही वो ऊंचे ढाल से नीचे की ओर आज आती हैं तो वो अपने साथ कुछ मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर ले आती हैं। जो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर टूटकर नदियों के साथ बहकर आ रहे होते हैं, तो एक नीचे जब ठहराव उनको मिलता है, एक हल्का सा मंद ढाल उनको मिलता है, तो वहां पर वो धीरे धीरे जमने प्रारंभ हो जाते हैं। जब वो जमने प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों, तो वही जगह जहां पर ये पत्थर जम जाते हैं, यहां इस जगह को कहते हैं भाबर का प्रदेश। कौन सा प्रदेश दोस्तों, इसको कहते हैं भाबर का प्रदेश। भाबर का प्रदेश इसको कहा जाता है। अब इसको भाबर का प्रदेश कहा जाता है, तो इसकी और कौन कौन सी खासियत है देख लीजिएगा। इसकी खासियत यह है कि यहां पर आके नदियां पत्थरों के बीच में समा जाती हैं, यानी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां ढूंढने से मिलते नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब नदियां दिखाई देने लगती है, तो नदियां कहां दिखाई देने लगती हैं, जब वो प्रवेश कर जाती है आगे वाले क्षेत्र पर। इस वाले क्षेत्र में जब नदियां प्रवेश करने लग जाती हैं, तो ये हो जाता है आपका तराई वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, ये आपका है तराई क्षेत्र। तराई ये क्षेत्र में आ जाता है, ठीक। और उसके बाद जब आगे बढ़ते तो कुछ बांगर का क्षेत्र पड़ता है, बांगर का क्षेत्र। और बांगर ये जैसे नदी की जो रिफ्ट आपको दिख रही है, जो नदी की वैली आपको दिख रही है, घाटी दिख रही है, तो नदी की घाटी के दोनों तरफ मैदान आपको देखने को मिलेगा। कुछ दूरी तक ये आपको कहलाएगा खादर। क्या कहलाएगा, खादर। नहर और नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम खादर के नाम से पुकारते हैं। जो लोग नहर और नदी के आसपास के लोग हैं वो भली बात ही जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। और जो खादर के पीछे का हिस्सा होता है, जिससे पहले का हिस्सा होता है, वो कहलाता है आपका बांगर का क्षेत्र। चलिए दोस्तों, ये जाना हमने चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से। आप जानते हैं कुछ ऐसे लिखित और तथ्य, कुछ फैक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए भाई देखिए, अब आगे की स्लाइड पे जैसे आपके सामने आएगी तो वहां मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूंगा वो कौन सी चीज, वो आगे आपकी जहां जिन राज्यों से आपके ये उत्तर का विशाल मैदान मिलता है। देखिए, ये आपका ये वाला क्षेत्र, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है दोस्तों, ये आपको उत्तर के विशाल के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ये कौन कौन से राज्यों में जाकर बहता है, यानी कौन कौन से राज्यों तक ये विस्तारित है, ये बात भी जाननी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम इस बात को जानते हैं तो हमें मिलता है कि सर ये पंजाब में मिलता है, ये हरियाणा में मिलता है, ये उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये बिहार में मिलता है, और ये पश्चिम बंगाल में मिलता है। यानी क्या सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी पांच राज्यों में ये हमारा कौन क्या मिलता है। ऐसा नहीं केवल 5 राज्यों में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो ये 5 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, उत्तर के विशाल मैदान का। द वास्ट प्लान ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, यानी उत्तर के विशाल मैदान की हम बात कर रहे हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी पिक्चर की बातें, कुछ ऐसे फैक्चुअल कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं जो इससे जानने बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है आपके भाबर का क्षेत्र। क्योंकि मैंने चित्र में भी आपको सबसे पहले भाबर का क्षेत्र बताया, तो सबसे पहले क्यों ना हम भाबर के क्षेत्र को देख लें, क्रमबद्ध तरीके से चला जाएगा। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी आपको दिखाई देती है, वो आपको भाबर के क्षेत्र की कहलाती है। भाबर के क्षेत्र में मोटे मोटे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, जिनके बीच से नदियां विलुप्त हो जाती हैं, नदियां दिखनी बंद हो जाती हैं, ठीक है। जब नदियां पर्वतीय भाग से नीचे की ओर चलती हैं तो यहाँ आकर ये नदियां क्या होती हैं दोस्तों, विलुप्त हो जाती है और अपने साथ क्या लाती है, कंकड़ पत्थर और जो भारी अवसाद लाती है वो यहाँ आकर जमा कर देती हैं, जिस कारण भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है।
आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल साधारण भाषाओं में और अच्छे शब्दों में समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो इंग्लिश वाले बच्चे उनके देख लीजिएगा 8 to 10 किलोमीटर वाइड एंड पैरेलल टू द साउथ ऑफ शिवालिक, यानी साउथ ऑफ शिवालिक के जो पैरेलल चीजें हैं 8 to 10 किलोमीटर के बीच में द वाइड बैंड इज कॉल्ड भाबर। इस वाइड बैंड को हम क्या कहते हैं, चौड़े इस बैंड को क्या कहते हैं हम भैया, भाबर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, वन रिवर्स डिसेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, माउंटेन जब क्या होता है, जब रिवर्स वहां से डिसेंडिंग होती है नीचे की तरफ उतरती है, माउंटेन्स पार्ट द बबल्स एंड हैवी सेडिमेंट आर डिपोजिटेड ऑन दिस प्लेस। मतलब क्या होता है, जब जो नदियां डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ उतर रही होती हैं तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेकर आती हैं, कुछ अवसाद लेकर आती हैं, उनको यहाँ पर डिपोजिट कर देती है, जमा कर देती है, जिस कारण आपका भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और कुछ जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए ये वो क्षेत्र है जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये वो क्षेत्र है, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ भाबर के क्षेत्र के बारे में। दोस्तों ये भाबर का क्षेत्र जहाँ आपको एक पत्थर आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ आकर नदियां पहाड़ों से उतरकर नदियां जब यहाँ प्रवेश करती हैं तो नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, नदियों को पता नहीं होता कि हमें कहाँ चलना है, वो अंदर अंदर ऐसे चलती चली जाती है और देखते नहीं है। ठीक है, तो ये वाला वो क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं कुछ आगे की कहानियां जो आपके और हमारे दोनों के लिए जाननी जरूरी है। देखिए अब आगे नंबर 2 पे आता है आपका तराई का क्षेत्र। कौन सा आता है, तराई का क्षेत्र। कह सकते हैं द साइट ऑफ द प्लान ऑफ साउथ ऑफ भाबर इज कॉल्ड द पार्ट वेयर द लास्ट रिवर ऑफ भाबर रीअपियर, मतलब दोबारा रीअपियर मतलब दोबारा दिखने लग जाती है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एक जमीन पर जहां पर नदियां दोबारा दिखने लग जाती हैं ग्राउंड फ्लोर पर। इट इज कॉल्ड द तराई रीजन, उसको क्या कहते हैं, तराई रीजन के नाम से पुकारते हैं। हिंदी वाला देख लीजिएगा, भाबर के दक्षिणी मैदानी की दृष्टि से वह भाग होता है जहां नदियां लुप्त हुई नदियां दोबारा दिखने लग जाती हैं। जैसे भाबर वाले क्षेत्र में नदियां लुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, वो धीरे धीरे दिखने लग जाती है, वो वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, तराई का क्षेत्र कहलाता है। अब जब नदियां रुकावट के बाद समतल मैदान में एक सीधे मैदान में आएंगी तो वो अपना पानी चारों ओर को फैलाएंगी। जब अपना पानी चारों ओर को वो फैलाएंगी तो चारों ओर का क्षेत्र तर कर देंगी, तराई वाला क्षेत्र कर देंगी, और इसलिए क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसे हम तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह प्रदेश कितना है, 15 से 30 या 16 से 30 किलोमीटर के बीच में, मैंने आपको जो बताया इतना चौड़ाई के रूप में मिलता है। और ये भाबर प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा होता है भाबर प्रदेश से, एक्चुअल में चौड़ाई में अधिक होता है लेकिन वैसे छोटा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। जो तराई का क्षेत्र है उसको देख लेते हैं। भैया दोस्तों ये है आपका तराई वाला क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र के बारे में अभी मैं बखान कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था, जिसके बारे में मैं आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस प्लेस इज द तराई रीजन। ये क्या है भैया, तराई रीजन है, ये तराई वाला क्षेत्र है। यानी नदियां जब जैसे पत्थरों से निकली तो उसने अपना भूचाल सा मचा दिया, चारों तरफ पानी फैला दिया। ये वो क्षेत्र है जो आपका तराई वाला क्षेत्र है। ये वो क्षेत्र है जहां आपको देखने को मिलेंगे तरबूज बहुत ज्यादा मिलने, खासकर इस क्षेत्र में। चलिए भाई अब ये आपको दिखा रहा हूँ, ये नेपाल का बहुत ही खूबसूरत तराई का क्षेत्र है जहां पर आपको ये फसल आपको देखने को मिल रही है, बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है। दोस्तों अगर वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लग रही हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, कहानी बयां करते हैं कुछ आगे की। देखिए अब आगे की कहानी बयां करते हैं तो उसमें इससे संबंधित और कौन सी बात है जिसको जानना जरूरी है, इनको जान लेते हैं। इसकी जो संरचना है, जो तराई क्षेत्र की जो संरचना है दोस्तों, वो है आपकी छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से। अब आप एक बात बताओ, जब किसी पत्थर को ऊपर से गिराया गया तो पहले वो मोटा था और नीचे आएगा तो वो छोटा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही कारण है कि जब वो भाबर क्षेत्र से निकला, कहां से निकला, वो भाबर क्षेत्र से निकला और लुढ़कता कहां पहुंचा, तराई वाले क्षेत्र में। कहां पहुंचे दोस्तों, तराई वाले क्षेत्र में, तो उसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर जो कंकड़ है, पत्थर है, रेत है और चिकनी मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। जब धीरे धीरे रगड़ता हुआ घिसता हुआ अपने साथ कुछ और अवसाद लेकर आएगा तो यहाँ पर चिकनी मिट्टी, कंकड़, पत्थर और रेतीले मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां, तराई वाले क्षेत्र में।
यहाँ पर आपको दलदल देखने को मिलेगी और नमी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस कारणवश वन्य प्राणी यानी वन्य जीव यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये भूमि आजकल इसका क्या प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, इस भूमि का प्रयोग आजकल काट कर कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इसमें कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, इसमें गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है, इसमें तरबूज उत्पादित किए जा रहे हैं, इसमें खरबूजे उत्पादित किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों के सेहत का सब कुछ ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं इसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जलोढ़ की तरफ हम लोग रुक करते हैं। जलोढ़ क्या है इस बात को जान लेते हैं। जलोढ़ को एल्यूवियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्यूवियम इज इंग्लिश वर्ड और इसका इंग्लिश फॉर्म में है। एल्यूवियम इज अ कोल्ड सॉइल, एक मिट्टी है, एक मृदा है, ब्रॉड जो लाई जाती है किसके द्वारा, बाय फ्लोइंग वाटर, जो बहते हुए जल के द्वारा लाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूवियम कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, एल्यूवियम कहते हैं। हिंदी के वाले जान लीजिएगा, जलोढ़ उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया गया हो तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। उसको क्या कर दिया गया हो, कहीं उसको डिपॉजिटेड किया गया हो, एक जगह पर एक स्थान पर उसको डिपॉजिट किया हो गया, उसको जमा कर दिया गया हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा आपका जलोढ़ वाली मिट्टी कहलाएगी, ठीक है। अब इस मिट्टी की जो खासियतें हैं, इस मिट्टी की जो खासियतें हैं वो कौन कौन सी, इस बात को आप समझें। ये जो मिट्टी है वो आपकी भुरभुरी देखने को मिलती है। कैसे मिलती है ये मिट्टी, आपको भुरभुरी देखने को मिलेगी, भुरभुरी ढीली देखने को मिलेगी। इंग्लिश में बात करें तो कुछ ब्रेटल मतलब जो कुरकुरा टाइप में नाजुक देखने को मिलेगी, और आपका लूज मतलब ढीली देखने को मिलेगी, सख्त नहीं देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें ठोस जो सैल होते हैं वो नहीं बनते, जिस कारण ये जो मिट्टी है वो ढीली और आपकी भुरभुरी देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जलोढ़ क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्षेत्र कौन सा आता है, देखिए जलोढ़ क्षेत्र को हम देख लेते हैं। ये आपका जलोढ़ क्षेत्र है। नदियां जो बह के आ रही हैं, तो अपने साथ जो अवसाद लेकर आए उन्होंने यहाँ पर इसको जमा दिया। जब इसने यहाँ पर इसको जमा दिया नदियों ने, तो ये वाला कौन सा कहला भैया, ये आपका कहलाएगा जलोढ़, यहाँ पर जलोढ़ वाला भाग कहलाएगा। यानी नदियां अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो आप खा पी कर नदियों में फेंक देते हो, ठीक है, उन सबको जमाकर उन्होंने जिस चीज का निर्माण करा वो आपका जलोढ़ कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों, वो आपका जलोढ़ कहलाया। चलिए अब बढ़ते हैं। आपको चित्र आपके देखते ही दिमाग में बस जाना चाहिए कि हाँ यार ये वाकई ही जलोढ़ है, ठीक है। देखिए अब जलोढ़ शब्द कहां से आया इस बात को देख लेते हैं, जलोढ़ से जुड़ी और जानकारी। जलोढ़ शब्द जो है वो जलोढ़ का मतलब होता है जल से प्रभावित, जल से द्वारा निर्मित, जल प्रवाह द्वारा निर्मित। जलोढ़ जो शब्द है वो कहां से आता है, इसका मतलब होता है जो जल प्रवाह द्वारा निर्मित हो उसको जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। भारत में उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदान में यह देखने को मिल जाता है। और भारत के 43% भाग पर, कितने दोस्तों, भारत के 43% भाग पर यानी 43% ऑफ ऑल ओवर द लैंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की जितनी भी भूमि है उसके 43% भाग पर क्या पाया जाता है, ये पाए जाते हैं। जिनमें कौन कौन सी नदियों में, सतलज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, गंडक और ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां जो है इस जमीन का, इस भूमि का, इस मृदा का, इस स्थान का निर्माण करती है, ठीक है भाई। यहाँ कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते, जैसे भाबर क्षेत्र में बहुत बड़े पत्थर पाए जाते थे, तराई क्षेत्र में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते थे, लेकिन यहाँ आते तक वो बिल्कुल पिस चुके हैं, टूट चुके हैं, तो यहाँ पर वो कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते हैं। यानी जब कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाएंगे तो वो भूमि कैसी होगी, वो भूमि उपजाऊ होगी, वो भूमि कृषि योग्य होगी, वो भूमि हमारे तुम्हारे खाने पीने के सामान के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी दोस्तों। तो क्यों ना इस तराई वाले क्षेत्र के बारे में और थोड़ा सा पढ़ा जाए, इसके बारे में देखा जाए और भी। चलिए देखिए ये तराई वाला क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, ये जैसे बह के निकले तो ये गाद के रूप में, ये गाद के रूप में इसको जमा दिया, मिट्टी अवसाद जो थी वो गाद के रूप में यहाँ पर आकर जम गए, और धीरे धीरे जैसे पानी सूखता गया और मिट्टी का रूप धारण कर लिया, वहां एक नई जमीन का निर्माण हो गया, और यही आपका कहलाएगा भैया तराई वाला क्षेत्र है। चलिए जलोढ़। अब आगे देखें, अब ये जलोढ़ है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये जलोढ़ क्या है, जैसे ऊपर से पानी बहा, यहां से पानी निकल कर आया, ये मिट्टी वाला पर्वत है, पहाड़ है, कुछ पहाड़ी इसको कह सकते हैं,
यहाँ से पानी बहता हुआ आया और अपने साथ कुछ मिट्टी को काट कर लाया। अब साथ को काट कर लाया और उसने क्या काम करा, ये इस टाइप का एक पंख बना दिया, इस टाइप का एक पंखनुमा बना दिया। तो इस पंख को क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे जलोढ़ पंख। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम जलोढ़ पंख के नाम से इसको हम पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे दोस्तों, इसको हम जलोढ़ पंख के नाम से पुकारेंगे। देखिए आगे मैं आपको बता दूं जलोढ़ पंख क्या होते हैं। देखिए सेम जो चीज मैंने अभी बताई वही चीजें बिल्कुल ये है, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर दिया है। ये जो नदी यहाँ से बहती हुई आई, इसने यहाँ आकर अवसाद को फैला दिया और ये आपका क्या कहलाया, आपका ये आपका कहलाता है जलोढ़ पंख। अब आप में से कुछ मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं ये कह रहे होंगे सर ऐसा तो डेल्टा भी होता है। हाँ बिल्कुल डेल्टा होता है, लेकिन जब ये अवसाद किसी जमीन पर आकर फैले तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका जलोढ़ पंख कहलाएगा। लेकिन जब ये किसी समुद्र, महासागर या खाड़ी में जाकर गिरे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा डेल्टा। समझे, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है। चलिए भी बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं कुछ और बेहतर जानकारी जो इससे संबंधित जाननी भी है, जरूरी है। देखिए यानी यह अत्यंत उपजाऊ है। ये कौन सा है, अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। कौन सी मिट्टी, कछारी मिट्टी पाई जाती है। और पूर्वी तटीय मैदानों में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और आपका महानदी डेल्टा के प्रमुख नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी की अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो खरीफ और रबी दोनों की फसल इसमें पाई जाती है। जैसे दालों का निर्माण होता है, कपास का निर्माण होता है, गन्ना का, तिलहन का और जूट का भी इसमें निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो मुहाने पर इसको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ आगे की नई बातें जो आपके इस संबंध में जाननी बेहद जरूरी है। देखिए बांगर जलोढ़, अब आप कहेंगे सर आप बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक के बाद दूसरी पैड़ी पर हमें कहां चढ़ना है। जब आपको सीक्वेंस का पता नहीं होगा, जब आपको क्रम का पता नहीं होगा, तब आप कैसे पता लगा पाओगे दोस्तों कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। क्रमबद्ध तरीके से चीज याद करिए, बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है। देखिए नदी द्वारा निर्मित अपेक्षाकृत ऊंचे, नदी द्वारा निर्मित अपेक्षाकृत ऊंचे पुरातन जलोढ़, यानी जो पुरानी नदियों द्वारा कुछ ऐसे जमीन का निर्माण किया गया जो अब ऊंची हो चुकी है, यानी इतनी ऊंची हो चुकी है वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, वो सूखे क्षेत्र हैं। जब दोस्तों बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, जब वो शुष्क क्षेत्र हो जाएंगे, तो क्या वहां पर कृषि भूमि ज्यादा अच्छी होगी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसका मतलब एक ऐसी भूमि जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, नदियों का पानी नहीं पहुंचता, वह हमारी बांगर जलोढ़ कहलाती है। ठीक है, इसको क्लाप जलोढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको एलिवियल के नाम से इसको जानते हैं इंग्लिश में। देखिएगा द रिलेटिवली हाई एलिवियल प्लान इज क्रिएटेड बाय द रिवर। ये किसके द्वारा होता है क्रिएटेड? ये रिवर के द्वारा क्रिएटेड किया गया। वेयर द फ्लड ऑफ वाटर मतलब पानी की बाढ़, द रिवर डज नॉट रीच, यहां तक नहीं पहुंच पाती। ओल्ड खाद इज सोल्स फाउंड हियर, जो पुरानी जलोढ़ है वो यहाँ पर पाई जाती है और यही है इसकी सही जानकारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। यानी कहा जा सकता है कि वह क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां हमेशा पुरानी मिट्टी जमी रहती है और बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो ये बांगर जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और ये कम उपजाऊ होती है। क्यों होती है ये बात मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपके मतलब की है। देखिए ये आपके कुछ ऊंचे टीले हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि बांगर के बूढ़, बांगर के जो क्षेत्र, बांगर का जो उच्च क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। चित्र आपको इसलिए दिखाता हूं जिससे कि आप जो मैंने पढ़ा उसके साथ साथ आप उसको थ्योरी के साथ कनेक्ट कर सके, कोरिलेट कर सके। देखिए अब जानते हैं कुछ आगे कहानी। खादर का जो जलोढ़ होता है, खादर जलोढ़ का जो क्षेत्र होता है, खादर उत्तर के विशाल मैदान का एक निम्न भाग है। खादर उत्तर के विशाल मैदान का एक निम्न भाग है, नीचे का भाग है। कैसा भाग है दोस्तों? नीचे का भाग है। यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए जो निक्षेप होते हैं, निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी बिछ जाती है।
बिछ जाती है, फैल जाती है, जिस कारण किसका निर्माण होता है दोस्तों, खादर जलोढ़ का निर्माण होता है। इंग्लिश वाला सुन लीजिएगा, खादर इज द लोअर पार्ट ऑफ वास्ट प्लांट। खादर इज द लोअर पार्ट ऑफ वास्ट प्लांट, जो बड़ा उत्तर का विशाल मैदान है उसका सबसे नीचे वाला पार्ट है। हियर एलिगेशन सॉइल इज spread every year by the deposit brought by the river, जो नदी द्वारा लाया जाता है उसके द्वारा बिछाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, जानते हैं आगे की कहानी कुछ बेहतर तरीके से बयां करते हैं। देखिए खादर के बाद आगे आता है आपका रेह। रेह या कल्लर किसको कहा जाता है? जो लोग मेरे भाई मेरे दोस्त जो गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने ये सब जरूर सुना होगा, चलो यार कल्लड़ पे खेलने चल रहे हैं। कहाँ खेलने चल रहे हैं दोस्तों? कल्लड़ पे खेलने चले। तो मेरे गाँव में तो है, मेरे गांव में भूड़ भी आपको देखने को मिलेगी, आपको कल्लड़ भी देखने को मिलेगा, और बेहतर गांव की गलियां मोहल्ले पर आपको बेहतर देखने को मिलेगा। जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं वो जानते होंगे। ठीक है, तो भैया जो रेह होती है, जो कल्लड़ होती है, वो क्या होती है? ये जमीन के ऊपर एक सफेद परत जम जाती है, सूखी जमीन के ऊपर एक सफेद परत जम जाती है। वो सफेद परत जो आपकी भुरभुरी टाइप की होती है, जो ब्रिटल टाइप की होती है, लूज होती है, वो आपकी कहलाती है रेत। ठीक है, बांगर मिट्टी के क्षेत्र में जहां सिंचाई कार्यों का अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, कहीं पर भूमि पर एक नमकीन सफेद परत बिछ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हम रेत कहते हैं। ठीक है, इसको रेत कल्लर कहते हैं। हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक मिलता है। इसको क्या कहते हैं, रे या कल्लर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए दिखाते हैं आपको एक चित्र, जिसके माध्यम से आपको फोटो से पता लग जाएगा कि सर कल्लर होता क्या है, रे और कल्लर काटने किसको कहा है। देखिए ये वो फोटो आपको दिखा रहा हूं, जो आपको जमीन के ऊपर कुछ पपड़ी नुमा जमीन आपको देखने को मिलेगी, जो सूखी जमीन है, कुछ रे टाइप की जमीन है, इसको कहा जाएगा रे, और कल्लर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे कहानी को बयान करते हैं। देखिए एक और थोड़ा करीब से जानने का प्रयास करें तो ये आपके इस तरीके से ये जो है आप इसको उठा कर देख सकते हो। ये जो कल्लड़ के कुछ भाग है जो छोटे मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, आप इसको उठा के देख सकते हो। ये धान की खेती में मोस्ट ऑफ मिलती देखने को मिलती है, जहाँ एना बिना जो पदार्थ पाए जाते हैं धान की जड़ में। चलिए आगे बात करते हैं, जो नंबर 8 पर हमने क्या पढ़ना है, भूड़ की भूमि। तो भूड़ की भूमि क्या है भैया, आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा भूड़ क्या होती है। ऊंचे ऊंचे टीले जहां पर रेतीले मैदान है, ऊंचे ऊंचे टीले जहां पर रेतीले मैदान है, वहीं जाकर लगता है कि कितना खूबसूरत आसमान है। वहीं से दोस्त देखते थे हम आसमान को, वहीं से हम नीचे ढाल पर ढल जाते थे तो बड़ा मजा आता था। बचपन के दिन याद आ जाते हैं इस भूड़ को याद करके। तो भूड़ की जो भूमि होती है, भूड़ एक प्रकार की कृषि योग्य भूमि है। कैसी है दोस्तों, कृषि योग्य भूमि है, परंतु यहाँ पर बालू रेत की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। जो पीली मिट्टी के साथ बालू रेत की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको रेतीला मैदान कहते हैं, रेतीला टीले के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर बालू की मात्रा अधिक मिलती है। अब जब दोस्तों बालू की मात्रा अधिक मिलेगी तो जहां पर रेतीला मैदान अधिक होगा, तो वहां अगर उसमें आप सिंचाई करना चाहते हो तो आपको खाद की मात्रा और पानी की मात्रा, खाद और पानी की मात्रा दोनों को अधिक मात्रा में देना पड़ेगा, और जब वो भूमि जो है कृषि योग्य अधिक हो पाएगी। यहाँ पर आपको मूंगफली की खेती, आलू की खेती, हल्दी की खेती और अरबी जैसी खेती बहुत मात्रा में देखने को मिलेगी। चूंकि जो धरती से निकलने वाली फसलें हैं उनको ज्यादा अधिकतम मात्रा में यहाँ पर बोया जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर खाद और पानी की अधिक मात्रा, यहाँ पर रबी खरीफ और जायद की फसलें सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि आगे की कहानी क्या है। देखिए कुछ भूड़ आपको दिखा रहा हूं, आपके पुराने दिन, आपके बचपन के दिन आपको याद आ गए, जाने कहाँ गए वो दिन। तो दोस्तों जाने कहाँ गए वो दिन आपको याद आ जाएंगे जब आपको ऐसी भूड़ देखने को मिलेगी। वो बचपन के नंगे नंगे पाँव चले आ गए, अरे माँ तेरा छोटा पुजारी। बच्चा जब छोटा सा होता है नंगे नंगे पैर लेके चल जाता है भूड़ पर, जब गर्मी लगने लगती है हाय मम्मी हाय पापा, तो वो वाला दिन आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डेल्टा की ओर। ये भूड़ का और भी क्षेत्र जो आपको दिखा रहा हूँ, भूड़ का जो मैदानी क्षेत्र होता है कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, कुछ आगे की बातों को जानते हैं। डेल्टाई प्रदेश क्या होते हैं,
इनको जानते हैं। तो डेल्टा प्रदेश क्या होते हैं दोस्तों, जब एक नदी एक स्थल खंड से बहकर आ रही होती है, नदी जब स्थल खंड से बहकर आ रही होती है और जब वो नदी में वो समुद्र में प्रवेश करती है, किसी खाड़ी में प्रवेश करती है, तो वो खाड़ी आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, वो खाड़ी आपकी जहां वो प्रवेश करती है, जो वो मोर के पंख जैसा जब फैला देती है, उसको कहते हैं नदी द्वारा निर्मित डेल्टा। यह नदी मुख्य भूमि तथा डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण, मतलब अवसादों के निक्षेपण और जमने के कारण जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। वो डेल्टा कहलाती है। डेल्टा का नामकरण की बात करें तो डेल्टा का नामकरण दोस्तों हेरोडोटस को माना जाता है, यानी जो डेल्टा नाम दिया था वो हेरोडोटस ने दिया था नाम डेल्टा का। आई होप कि आपको यहां तक की जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए अब डेल्टा का एक पिक्चर दिखा देते हैं, फोटो आपको दिखा देते हैं डेल्टा का, जिससे कि आपको पता लग जाए कि डेल्टा होता क्या। देखिए दोस्तों, ये डेल्टा है, जो नदियां यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, ये नदियां निकली और इसका कुछ भाग इधर को फैल गया और कुछ भाग इधर को फैल गया। तो दोस्तों ये जो एक त्रिकोण आकृति बनी, ये जो एक त्रिभुजाकार आकृति बनी, ये आपका नदी द्वारा निर्मित डेल्टा कहलाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आगे की बातें। देखिए अब जो डेल्टा बनता कैसे, इस बात को समझ लीजिएगा। डेल्टा जैसे नदियां अपने साथ कुछ मिट्टी लेकर आ रही है, कुछ अवसाद लेकर आ रही है, ये अवसाद यहाँ जम गए, जब यहाँ जम गए तो कुछ पानी इधर को बहने लगा, कुछ पानी इधर को बहने लगा, कुछ यहाँ जम गए तो इधर बहने लगा। इस तरीके से ये मतलब ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको तिकोना मैदान आपको देखने को मिलेगा और ये आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये कहलाएगा डेल्टा। जैसे भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा जहां पर टाइगर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं भारत के अंदर, और जहां पर सुंदरी वन की अधिकता के कारण जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। पढ़ाएंगे आपको जब अपवाद तंत्र आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास को हमने यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और अपने पड़ोसी को पता है, अपने यार दोस्तों को पता है कि एक ही वर्ल्ड एकेडमी चैनल पर बेहतर तरीके से ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जा रही है। आपको करना क्या है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको इस पे डाली जाने वाली जो आपकी वीडियो है हमारी, उसको लाइक कर देना। लाइक कैसे, थंब प्रेस करके लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसके बाद एक छोटा सा काम, एक बेल आइकन आपको दबा देंगे। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे, तब तक कैसे मंदिर के पुजारी और भगवान जी प्रकट होंगे दोस्तों। तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे हंसते मुस्कुराते पूरे दमखम के साथ। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।